Hi guys, welcome to Unacademy Studio Pledge. Just tell me, मेरा वॉइस सही आ रहा है क्या? Am I audible? ना मैं मेरा वॉइस सही आ रहा है दोस्त? स्लाइड भी चेंज हो रहा है. गुड आफ्टरनून. प्लीज बता दीजिए वॉइस सही है क्या? वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? वॉइस सही है क्या? ओके ग्रेट. चलिए. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप एमपीपीएससी और एमपी से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. और एक बहुत शानदार टीम आपको तैयारी करवा रही है एमपीपीएससी और उससे आने वाले एग्जाम एमपीएसआई और कांस्टेबल की. दोस्त, आई विश आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में जानते हैं. जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलती हैं और साथ में बहुत सारी आपको बहुत सारी पेड क्लासेस आपको मिलती हैं. और ट्रस्ट में बहुत अच्छे एजुकेटर्स यहां आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी बहुत मिनिमम कॉस्ट में. आप मान के चलिए सिर्फ 7,000 रुपीज में आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, उसके अलावा दोस्त आप एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं यार. और सिर्फ 7,000 रुपीज में आप ये तैयारी कर सकते हैं. पर यहां भी अगर आप मेरा कोड SG Live यूज करते हैं, SG Live, तो दोस्त यही चीज आपको 6300 में मिल जाती है. तो सिर्फ 6300 में अगर इतनी सारी चीजें प्रिपेयर करने का आपको मौका मिल रहा है, एंड ट्रस्ट मी देयर आर सम वेरी गुड एजुकेटर्स, बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं वहां पर जो आपको पढ़ा रहे हैं, एंड दे विल मेक श्योर कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बहुत अच्छी हो. इसके अलावा एमपीएसआई का बैच भी वहां पर लॉन्च होने वाला है, तो वो भी आप ले सकते हैं सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में, जो आपको कॉस्ट करेगा 6300 रुपीज में. बस आपको कोड याद रखना है दोस्त, SG Live, और ये सब्सक्रिप्शन आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा, 1 ईयर के लिए मिल जाएगा. चलिए हमारे टॉपिक पर आते हैं. और आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज इसका दूसरा पार्ट है, अंतरराष्ट्रीय संगठन का आज दूसरा पार्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आज दूसरा पार्ट है. 5 बजे हम वापस से मिलेंगे और 5 बजे जो वीडियो हम अपलोड करेंगे दोस्तों, वो वीडियो होगा महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए. ओके. और आई विश कि अगर मैं जनगणना वाला थोड़ा सा और बचा है, अगर वो पूरा हो जाता है तो रात में ही हम उसको अपलोड कर देंगे या फिर रात में लाइव आ जाएंगे. तो बिना किसी चर्चा के आगे स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है. सो कमेंट हमेशा की तरह दोस्त बिल्कुल आखिरी में देखेंगे, हम बात करेंगे कमेंट्स की. अभी पूरा फोकस करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर. बहुत छोटा वीडियो है. कल हम लोगों ने 24 ऑर्गेनाइजेशन कवर कर ली थी, 10 ऑर्गेनाइजेशन और बची हुई हैं और उनके बारे में हमें बात करनी है. और एक मैं गलती से भूल गया हूं, RCEP. तो RCEP को मैं अगले वीडियो में, जो कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो उसकी स्टार्टिंग में पहले मैं RCEP एक्सप्लेन कर दूंगा. वो दिमाग से मिस हो गया था तो उसको कवर नहीं कर पाए हैं इसमें हम. तो जो भी मेरा वीडियो आएगा अगला विविध का, या तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाला जो वीडियो आएगा, उसमें स्टार्टिंग में आपको RCEP एक्सप्लेन कर देंगे दोस्त. चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की. तो अगला 25वां जो हमारा संस्थान है, 25वें नंबर का जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, वो है IAU. इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है दोस्त? IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रीजन क्या है फ्रेंड? रीजन समझो दोस्त. कारण ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी. कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी. और ये कौन सा साल है? ये 2019 का साल है. तो इसकी स्थापना को भी 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं. 100 ईयर्स का पूरा टाइम पीरियड IAU ने पूरा कर लिया है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने पूरा कर लिया है. हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है, फ्रांस में. हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्त? पेरिस में है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है. और IAU आप जानते हैं कि 2006 में यह चर्चा में आया था, और आप लोग मुझे बताएंगे ये चर्चा में क्यों आया था. क्लियर. 2019 में ऑफिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी फॉर एजुकेशन की स्थापना की है, और इस वर्ष वह अपनी 100वीं वर्षगांठ बना रहा है. और थीम क्या है? तो थीम है अंडर वन स्काई. थीम क्या है दोस्त? थीम है अंडर वन स्काई. और जल्दी से कमेंट करके आप मुझे ये जरूर बता देना कि
IAU के अलावा वो कौन सा दूसरा संगठन है जो अपनी 100वीं वर्षगांठ 2019 में बना रहा है? और पूरी इंफॉर्मेशन लेकर के जाना, और IAU और 2006 की स्टोरी भी आप पढ़ करके जाना दोस्त, ये मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं दोस्त अगले पॉइंट पर। फिर आ जाएगा WWF, महा इंपॉर्टेंट, इसे हम बोलेंगे महा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट। WWF, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, तो WWF जो पहली बार मैंने सुना था तो वही दिमाग में आया था जो आपके दिमाग में आया होगा पहली बार में, राइट। यहां पर WWF है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो रेसलिंग वाली बात नहीं है दोस्त, यहां पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कहां पर है दोस्त इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1961 में हुई थी दोस्त। कब हुई थी स्थापना? अप्रैल 1961 में स्थापना इसकी हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है। यह कैसा है? एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। क्लियर? यह एक गैर सरकारी संगठन है। और लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, तो हर 2 साल में हमने पहले भी चर्चा की थी कि लिविंग प्लैनेट इंडेक्स और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को यह जारी करता है। और यह किसकी सहायता लेता है? तो इसमें सहायता लेता है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की। किसका हेल्प लेता है दोस्त? ये हेल्प लेता है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की। तो अभी हमने जब रिपोर्ट्स की चर्चा की थी तो वहां भी मैंने दोस्त आपको बताया था और हमने डिस्कस किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो आप आंसर करेंगे लिविंग द प्लैनेट रिपोर्ट जारी की जाती है। लिविंग द प्लैनेट रिपोर्ट भी जारी की जाती है, लिविंग द प्लैनेट इंडेक्स भी इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, इसके द्वारा जारी की जाती है। और इसमें सहायता कौन करता है? तो इसमें सहायता करती है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। कौन सहायता करती है दोस्त? जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन इसमें सहायता करता है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। तो देखो WWF जो है ना दोस्त, WWF जो है उसके कई क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। उसके क्या है? क्षेत्रीय मुख्यालय हैं दोस्त, बहुत सारे क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। तो क्षेत्रीय मुख्यालयों की बात वहां पर की जाती है। तो उसका एक क्षेत्रीय मुख्यालय कहां पर है? तो उसका एक क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारत वाला नई दिल्ली में। इसका नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एंड रिमेंबर ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, ओके। इसकी स्थापना 1969 को हुई थी और 1987 में इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड से बदलकर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया कर दिया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। क्लियर? आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं 28 पे। 28 पर है दोस्त GEF, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। क्या है दोस्त? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। और ये कहाँ का है? तो ये वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। कहां पर है? वॉशिंगटन DC में। याद रखना एक बार, हालांकि इसका प्रश्न UPSC में आया हुआ है तो उतना डीप तो यहां पर नहीं आएगा, पर दे कैन आस्क कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है, या फिर सिर्फ GEF का फुल फॉर्म पूछ लेंगे। और हमें क्या पता पड़ता है कि F से हमारा दिमाग जाएगा फंड पर। तो दोस्त याद रखेंगे ये फंड नहीं है, ये फंड नहीं है, ये फैसिलिटी है। ये क्या है? फैसिलिटी है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है। इसकी स्थापना कब की गई? 1992 में की गई दोस्त। कब की गई? 1992 में की गई, अर्थ समिट के समय। आप जानते हैं इसी समय एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट, और इसी के बाद UNFCCC भी चर्चा में आ जाएगा और ये सारे इंस्टीट्यूशंस चर्चा में आ जाएंगे। बात करते हैं 183 देशों के साथ मिलकर के ये काम करता है और इंपॉर्टेंट है, पेरिस समझौते के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
जो पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी है तो उसमें कहा गया है कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों के लिए कुछ फंड प्रोवाइड कराएंगे और उस फंड की सहायता से वो अपने यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे, वो अपने यहाँ पर हरित ऊर्जा के स्रोत हैं उसको वो डेवलप करेंगे। क्लियर? तो होता क्या है ना कि देखो जो विकासशील देश होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर सकें या फिर उस पर रिसर्च कर सकें या उनको खरीद सकें, क्योंकि सोलर पैनल से लाइट बनाना सस्ता है पर उसको लगाने की जो लागत है वो बहुत आ जाती है, उसकी लागत थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ओके, पहली बात तो यही कारण है कि जब पेरिस समझौते में निर्णय लिया गया कि हम सारी के सारे दुनिया के तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, तो ये कहा गया कि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्या करेंगे, वो विकासशील देशों के लिए कुछ फंड प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने यहाँ पर ग्रीन एनर्जी को इनिशिएट कर सकें, और इसमें वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि पेरिस समझौते का वित्तीय तंत्र कौन है, फाइनेंशियल बॉडी के रूप में कौन काम करता है, तो आप आंसर कर देंगे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काम करती है, GEF काम करता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन कब बनाया गया? तो दोस्त इसका मुख्यालय वगैरह नहीं है, संघाई 2001 में, 2001 में। और आप जानते हैं ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों को इसका पूर्ण सदस्य बना लिया गया है, दोनों को इसका फुल मेंबरशिप दे दिया गया है। तो यही कारण है कि जो संघाई सहयोग संगठन है, SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, ये बहुत ज्यादा किसमें रहा, न्यूज में रहा। और 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई। यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये क्या है? तो ये बेसिकली स्थायी, यू कैन से लाइक ये एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है। इसके 8 सदस्य हैं, 8 मेंबर कंट्रीज इसमें हैं, और 2017 में अस्ताना में हुई बैठक में भारत और पाकिस्तान को इसका पूर्ण सदस्य बना लिया गया। तो हो सकता है आपसे सवाल ये पूछे, एक छोटा सा काम दोस्त आप लोग कर लेना प्लीज, मेरे से मिस हो गया है, ये 8 मेंबर्स के नाम जरूर पढ़ लेना यार। ओके, ये मिस हो गया है, तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, वो मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट दिस, आई एम सॉरी फॉर इट। तो ये प्लीज आप पढ़ लेना यार। ओके, 8 मेंबर्स के नाम जरूर पढ़ लेना, क्लास के तुरंत बाद ही पढ़ लें प्लीज। तो 8 इसके मेंबर हैं, और 2017 में अस्ताना में जो बैठक हुई थी, अस्ताना में जो समिट हुआ था, उसमें भारत और पाकिस्तान को इसके पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान को इसका कंप्लीट मेंबरशिप प्रदान किया गया। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहां पर है? ये भी फ्रांस पेरिस में है, और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये OECD के तहत कार्य करता है। बस इतना ही याद रखना है। और ये एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। बस इतना ही याद रखें दोस्त इसके बारे में। अगला है इंटरपोल। अगला कौन सा है? इंटरपोल है दोस्त। कौन है इंटरपोल? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जानते हैं इंटरपोल बहुत चर्चा में रहता है, इंटरपोल बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ये अक्सर खबरों में बना रहता है इंटरपोल। इसका मुख्यालय कहां पर है? लियोन फ्रांस में है। कहां पर है? फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय है, और ये महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है लियोन। इसका गठन कब हुआ? तो 1923 में हुआ दोस्त, 1923 में हुआ, 1923 में इसका गठन हुआ। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। दुनिया का क्या है? ये सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसके सदस्य 194 हैं, और 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के रूप में शुरुआत हुई थी, और 1956 में ये क्या बन गया? इंटरपोल बन गया। तो इंटरपोल का आप मुख्यालय याद रखेंगे, लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है, 1923 में इसे बनाया गया था। अगली बात करते हैं दोस्त, IOM,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अब इसको डालने का सिर्फ कारण यहां पर यही था मेरे दोस्त कि हो क्या रहा था कि आप जानते हैं कि रेफ्यूजीज को लेकर के, शरणार्थियों को लेकर के बहुत सारी बातें हुई साल भर। तो शरणार्थी वाला जो मुद्दा है, जो माइग्रेशन वाला मुद्दा है, वो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा। यही कारण है कि हम इसको यहां पर लिख रहे हैं। ओके, तो इसमें जो है IOM है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1951 इसके मेंबर, इसकी स्थापना हुई थी और सदस्य हैं इसके 173 और भारत भी इसमें शामिल है। आगे चलते हैं, एक दो ऑर्गेनाइजेशन और हैं। अगला आता है UNFCCC। यहां पर आपको दोस्त मैं दे रहा हूं एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। आप चाहें तो यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, बहुत किसी ना किसी ने बनाई होगा इस पर वीडियो। एक दोस्त मैं आपको दे रहा हूं UNEP। वैसे आप सभी जानते हैं कि इसका मुख्यालय नैरोबी के केन्या में है, पर इसको पढ़ लेंगे। दूसरा मैं आपको दे रहा हूं साइट्स के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है IUCN के बारे में और उसकी रेड लिस्ट के बारे में। ये कुछ काम दोस्त आपको करना है, ये करके ही जाना एग्जाम के पहले, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, मैंने जितना हो सकता था मैंने यहां पर कर दिया है। अब ये मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूं, ये आपको कुछ करके जाना है। यहां से UNEP हो गया, साइट्स हो गया, IUCN की रेड लिस्ट हो गई। ये तो आपको पढ़ के जाना ही है। तो इसके अलावा एक बेसल नॉर्म्स होते हैं, बेसल नॉर्म। अब बेसल नॉर्म जो है वो दो प्रकार के हैं दोस्त। एक बेसल नॉर्म बैंकिंग से रिलेटेड है और दूसरे जो बेसल नॉर्म है उनका संबंध अपशिष्ट प्रबंधन से है, उनका संबंध जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट से है। तो आप ये बेसल नॉर्म्स भी पढ़ करके जाएंगे, साइट्स भी पढ़ करके जाएंगे, IUCN भी पढ़ करके जाएंगे। तो ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं, ये प्लीज काम आप कर लेना। अब हम बात करते हैं UNFCCC की। UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की। इसकी स्थापना कब की गई? तो आंसर देंगे 1992 में की गई। पहली बात तो यहां से एक प्रश्न आ सकता है, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो, UN से तो क्या आता है दोस्त, हम सभी जानते हैं UN से क्या निकल के आता है, यूनाइटेड नेशन निकल के आता है यार। क्या निकल के आता है? यूनाइटेड नेशन निकल के आता है। अब F से क्या निकल के आएगा? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। क्या निकल के आएगा? फ्रेमवर्क निकल के आएगा। C से क्या निकल के आएगा? अब यहां पर C है, 3 बार C है, तो यहां से C से निकल के आएगा फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो फ्रेमवर्क के बाद कन्वेंशन आएगा ऑन क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC का ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और 1992 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ध्यान से पढ़ना, यहीं पर दिक्कत होती है। तो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो एग्जाम में क्या करेगा? क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन कर देगा या क्लाइमेट ऑन कन्वेंशन ऑफ चेंज, ऐसा कुछ कर देगा। तो आखिरी के जो 3 वर्ड हैं उनको ही बदलता है वो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे एग्जाम में तो उसने चारों ऑप्शन में सिर्फ 3 वर्ड को दोस्त बदला था। सो ये आपने याद रखना है। UNFCCC जो है वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, वो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इट इज अ बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। वर्तमान में 197 इसके पक्षकार हैं, लेकिन 167 लोगों ने ही आई थिंक इस पर हस्ताक्षर किया है। एक बार में चेक कर लेंगे। ओके, और इस बेसिकली क्या करता है? तो ये जो UNFCCC है, इसका सबसे बड़ा कार्य क्या है दोस्त? तो UNFCCC का सबसे बड़ा जो कार्य है, UNFCCC का सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो कार्य है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग को आयोजित करना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो बैठकें होती हैं उन बैठकों का आयोजन करना, उन बैठकों का क्या करना? उन बैठकों का आयोजन करना, उन बैठकों को ऑर्गेनाइज करना। ओके, ऑर्गेनाइज करना। तो जितना भी हम पढ़ते हैं ना कि अभी जैसे कोप हुआ है, अभी कौन सा कोप हुआ है तो ये आप ही लोग मुझे बता देंगे जल्दी से। यहाँ पर स्पेन वाला जो हुआ है तो आप मुझे बता देंगे कि ये कौन से नंबर का कोप था। तो कोप का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर चीज के लिए होता है। जैसे अभी यूनाइटेड नेशन डेजर्टिफिकेशन का कोप हुआ था तो वो 14 नंबर का होता, वो इंडिया में हुआ था। तो वो डेजर्टिफिकेशन वाला कोप है।
और यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, ये यूएनएफसीसी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। तो क्या होगा, आपने दोस्त कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पर, इसलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ के जाना। सवाल अगर आपसे पूछे, ऐसा सवाल आएगा, यूएनएफसीसी या जलवायु परिवर्तन पर क्लाइमेट चेंज पर कोप 21 का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर दे देना, कोप 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पेरिस वाला। ओके, क्या आंसर दे देंगे? 21 वाला आंसर दे देंगे, पेरिस वाला। यहां पर शायद है क्या, नहीं है यहां पर। ओके, देख लेना। उसके बाद अगर वो आपसे पूछे कि यूनाइटेड नेशन डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण पर हाल ही में कोप का आयोजन कहां किया गया, तो इसका आंसर स्पेन मत करना दोस्त, इसका आंसर आप करेंगे कि सर इसका आयोजन किया गया दिल्ली में, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। और दिल्ली में जब इसका आयोजन किया गया तो भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और इंडिया ने कहा कि आने वाले समय में हम बहुत तेजी से जो हमारे यहाँ पर बैडलैंड हो गया है या हमारे यहाँ पर जो मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है उसको रोकेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूं, बहुत ध्यान से याद रखना कि भारत में मरुस्थलीकरण की जांच करने के लिए इसरो ने भारत में मरुस्थलीकरण की जांच करने के लिए इसरो ने 2016 में एटलस निकाला था, डेजर्टिफिकेशन एटलस करके इन्होंने निकाला था। तो याद रखेंगे इसरो वाले पॉइंट को भी। पूछ सकते हैं कि भारत में डेजर्टिफिकेशन के लिए डेटा कहां से मिला, तो इसरो ने डेटा कलेक्ट करके दिया था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए और मैंने आपको एक क्लियर दोस्त यहां पर कर दिया। चलिए, तो 1992 में यूएनएफसीसी को बनाया गया और यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है। वर्तमान में 197 सदस्य हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस जलवायु समझौता 2015 इसी के तत्वाधान में हुए थे। तो यूएनएफसीसी क्या करता है, हर साल देश के नेताओं के साथ या फिर देश में जो बड़े लीडर होते हैं उन सबको एक स्थान पर मिलने के लिए बुलाता है और वो सारे लोग मिलकर के निर्णय करते हैं कि पर्यावरण के लिए अब क्या स्टेप लिया जाना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए अब क्या स्टेप लिया जाना चाहिए। तो चाहे आप पेरिस समझौते की बात कर लें, चाहे आप क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर लें, इन दोनों का ही संबंध किससे है? यूएनएफसीसी के साथ है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। पृथ्वी सम्मेलन के समय इसकी शुरुआत हुई थी। जलवायु परिवर्तन हालिया सम्मेलन, अच्छा यार लिखा तो है यार, अब क्या मतलब, 2024 में काटोविक्स पोलैंड में किया गया था और 25 में स्पेन के मैड्रिड में संपन्न हुआ। तो ये पॉइंट आप देख लेना। देन इसके बाद अगला आ जाएगा दोस्त, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आ जाएगा। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस फ्रांस में है। कहां पर है? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1989 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? जुलाई 1989 में हुई। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संयुक्त ने इसकी स्थापना की थी। वेट, देयर हैज बीन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, करेक्टेड, मैं इसको ठीक करके डाल दूंगा। ओके, फिलहाल इस पे आ जाते हैं। ये गलत हो गया, ये वाला पॉइंट गलत हो गया यार, ये वाला पॉइंट। ओके, मैं इसको करेक्ट करके दोस्त सही करा दूंगा। वो वाला बस अभी छोड़ दीजिए, तो मैं इसको भी अगले वीडियो में कवर कर लूंगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। बेसिकली आप जानते हैं कि FATF चर्चा में क्यों रहा, तो हम सभी जानते हैं FATF चर्चा में इसलिए रहा था कि आपको वो इशू याद होगा, पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। किस में डाल दिया था? ग्रे लिस्ट में डाल दिया था पाकिस्तान को। तो इस कारण से ये चर्चा में रहा था। तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि कोई भी देश अगर सही तरीके से अपने यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो ये उनको ग्रे लिस्ट वगैरह में डाल देते हैं। और इस लिस्ट से होता ये है दोस्त कि अगर मान लो किसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो उसके बाद फिर जो बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो उनको लोन नहीं देंगे। तो बेसिकली ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरह कार्य करता है। अगर इसकी रेटिंग में आपको ब्लैक कार्ड या फिर ग्रे कार्ड दिखा दिया गया तो इसके बाद फिर आपको विश्व में जो विदेशी लोन होता है उसके मिलने की संभावना कम हो जाती है। और भारत लगातार कहता रहा कि आप पाकिस्तान को किस में डालिए? ब्लैक लिस्ट में डालिए। ये वाला इंफॉर्मेशन आई विल जस्ट करेक्टेड, देन आई विल टेल यू। ठीक है, ये बस अभी इतना याद रखना।
नेक्स्ट है आईपीसीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक तो इसका फुल फॉर्म ही याद रख लेना, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी। और इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने संयुक्त रूप से स्थापित किया था। इसमें 195 देश शामिल हैं। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीसीसी? अब इसका महत्व समझो। हालांकि ये बातें मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसको समझ बस लो। यहां पर आईपीसीसी क्या करता है? ये करता है बेसिकली एक रिपोर्ट बनाता है। ये क्या बनाता है? रिपोर्ट बनाता है। और ये बेसिकली इसका काम होता है डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस। डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस का इसका काम होता है। ये क्या करता है? आईपीसीसी दुनिया भर के अलग अलग संगठनों से, दुनिया भर के अलग अलग देशों से मिलकर के डेटा को कलेक्ट करता है। और उस डेटा को, अच्छा सर कौन सा डेटा है? तो आंसर कर देंगे दोस्त, ये जो डेटा होता है ये क्लाइमेट चेंज वाला डेटा होता है। ये जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित डेटा है, उन सबको ये कलेक्ट करता है दुनिया के अलग अलग कोनों से। और कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करता है। और एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे कहा जाता है असेसमेंट रिपोर्ट। जिसे क्या कहा जाता है? असेसमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, जिसे कहा जाता है आकलन रिपोर्ट। अब तक ऐसी 5 रिपोर्टें जारी हो चुकी हैं। अब तक ऐसे 5 असेसमेंट आईपीसीसी जारी कर चुका है। और अगर मैं सही हूं तो राजेंद्र पचौरी भी शायद इससे जुड़े रहे, राइट? तो यहां पर बात यही है कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट का महत्व क्या है सर? तो इसी रिपोर्ट को बेस बना करके यूएनएफसीसीसी में चर्चाएं की जाती हैं। तो जो यूएनएफसीसी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का वाला मीटिंग होता है, उसमें आईपीसीसी की इस रिपोर्ट को आधार बना करके चर्चा की जाती है। तो याद रखेंगे, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी संगठन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसे 1988 में बनाया गया था। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे दोस्त आप लोग। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, यूएनएचसीआर। अब इसको क्यों लिख रहे हैं दोस्त? इसको क्यों लिख रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले मैं अगली कमीशन का नाम आपको बताता हूं। अगली कमीशन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी। इसको इस कारण से लिख रहे हैं सर। होता क्या है कि देखो, यहां पर कंफ्यूजन होता है फुल फॉर्म को लिखने में। अब अंतर आप देख रहे हो, ऊपर है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी और नीचे है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ऊपर आ गया भैया यूएनएचआरसी, ऊपर क्या आ गया? यूएनएचआरसी आ गया। और नीचे क्या आ गया? यूएनएचसीआर, ऊपर एचसीआर और नीचे आ गया एचआरसी। ऊपर देखें एचसीआर है और नीचे एचआरसी है और पहला वर्ड वही है। तो होगा क्या कि हमें कंफ्यूजन होता है, हम ह्यूमन राइट्स फर्स्ट पढ़ के जाते हैं। तो ये हमने लेक्चर में भी देखा था। तो यहां पर याद रखना, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। अगर वो पूछता है एचसीआर तो रेफ्यूजी से इसका मतलब है दोस्त, रेफ्यूजी से इसका मतलब है। और अगर वो एचआरसी पूछता है तो इसका मतलब किससे है? ह्यूमन राइट से है। किससे है? ह्यूमन राइट से है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना तो एचआरसी रेफ्यूजी वाले की स्थापना 1950 में हो जाएगी और ह्यूमन राइट वाले का स्थापना 2006 में होगा। ओके, दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। तो इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा 1 जनवरी 1958 को बनाया गया था। उसके बाद फिर वापस से एक maastricht ट्रीटी हुआ था, उसमें फिर उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था। अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 28 और आखिरी में है 39 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, कल हमने पढ़ा था आईसीसी, इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे बता देंगे। आज हम पढ़ रहे हैं आईसीजे। क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? आईसीजे। इसका फुल फॉर्म प्लीज बनना चाहिए आप लोगों को, क्या? आईसीसी से, क्रिकेट काउंसिल वाला नहीं है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोस्त आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हमको करना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय भी हेग नीदरलैंड में है। जिस प्रकार से आईसीसी का मुख्यालय कहां पर था? हेग नीदरलैंड में था। उसी तरह इसका मुख्यालय भी कहां पर है? हेग नीदरलैंड में है। अगली बात, स्थापना कब हुई? तो 26 जून 1945 को। ये डेट मतलब ये महा इंपॉर्टेंट कर लो इसको। एम के ऊपर मैं 5 का स्क्वायर लगा रहा हूं, ओके, और इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये 26 जून 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। मुख्यालय कहां पर है? नीदरलैंड के हेग में है। बड़ी ही खूबसूरत जगह है नीदरलैंड, तो नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय है। लेकिन इसकी स्थापना मेरे दोस्त 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में की गई थी। क्लियर? और अभी इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो अब्दुल कवी यूसुफ हैं। यूसुफ याद रखना, अब्दुल यूसुफ करके आप याद रखना, सोमाली से आते हैं। अब्दुल यूसुफ करके अभी इसके अध्यक्ष जो सोमाली से आते हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में बहुत ध्यान से, भारत से अब तक 4 न्यायाधीश, भारत से अब तक दोस्त 4 जजेस कहां पर जा चुके हैं? भारत से अब तक 4 जजेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय लगभग सारे केसेस की सुनवाई करता है, क्रिमिनल केसेस की सुनवाई जनरली ये नहीं करता है। ओके, तो इसमें आईसीजे में भारत के जो पहले न्यायाधीश थे, पहले न्यायाधीश का नाम याद रखेंगे, सर बेनेगल नरसिंह राव, सर BN राव। और मैं कहता हूं ये भारत के बहुत बड़े अनसंग हीरो हैं। मैं हमेशा, मैंने संविधान भी आपको पढ़ाया था, तब भी मैंने कहा था कि ही डिजर्व्स द क्रेडिट। वो बहुत बड़ा क्रेडिट डिजर्व करते हैं। संविधान का प्रारूप इन्होंने बना करके दिया था, संविधान को पूरा इन्होंने ऑलमोस्ट बना करके दिया था। बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े जूरिस्ट थे अपने आप में, बहुत ज़्यादा ज्ञान था इनको विधि का। तो सर बेनेगल नरसिंह राव, सर BN राव, जो एक ICS अधिकारी रहे आए और भारत के संविधान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था सर बेनेगल नरसिंह राव ने। और बेनेगल नरसिंह राव भारत की ओर से, सर बेनेगल नरसिंह राव भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में, सॉरी ICJ में भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने वाले पहले न्यायाधीश थे। सो सर बेनेगल नरसिंह राव वाज द फर्स्ट इंडियन to be the judge at International Court of Justice, which is situated at the हेग नीदरलैंड। तो ये आपने याद रखना है। उनके अलावा नागेंद्र सिंह जी गए, उसके अलावा रघुनंदन स्वरूप पाठक जी गए, और फिर दलवीर भंडारी जो अब तक वहां पर जज का काम कर रहे हैं। अब इसमें से एक और क्वेश्चन निकल करके आता है, बहुत ही ध्यान से सुनना और कंफ्यूज मत होना दोस्त। दूसरा नाम है नागेंद्र सिंह का, नागेंद्र सिंह का। अब नागेंद्र सिंह 1973 से 1988 तक वहां पर रहे, लेकिन नागेंद्र सिंह सिर्फ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश नहीं रहे, वो सिर्फ इसके जज नहीं बने, बल्कि वह इसके अध्यक्ष बने। वह क्या बने? वह इसके प्रेसिडेंट बने। तो पता है दोस्त यहां से सवाल क्या आएगा? यहां से सवाल आएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अध्यक्ष बनने वाले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अध्यक्ष बनने वाले भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who was the first person from India to be the president of International Court of Justice? Then you will answer नागेंद्र सिंह। तो अगर आपसे पूछे कि आईसीजे में भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे, फर्स्ट जज कौन थे, तो आंसर कर देना दोस्त सर बेनेगल नरसिंह राव। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आईसीजे में भारत के आपसे पूछेगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले भारतीय जो आईसीजे के अध्यक्ष बने, तो आंसर देंगे नागेंद्र सिंह।
उसके अलावा रघुनंदन स्वरूप पाठक जी गए हैं। उसके अलावा दलवीर भंडारी वर्तमान में वहां पर कार्यरत हैं। दलवीर भंडारी यहां पर स्टिल काम कर रहे हैं। तो दोस्त ये हमारा पूरा का पूरा इस तरह से सेशन कंप्लीट होता है और जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस थे वो मैंने आपको कवर करा दिए। उसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आप UNEP के बारे में, आप साइट्स के बारे में, IUCN के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आई वुड रिक्वेस्ट, मैं अजय सर से भी बात कर लूंगा कि इस बारे में अगर वो एक वीडियो बना दे तो आपका हेल्प हो जाएगा इन्वायरमेंट के तौर पर। सो आई विश गाइज आपको ये पसंद आया होगा एंड इसके बाद हम 5 बजे वापस से मिलेंगे और 5 बजे हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और थोड़ा सा उसमें 80 भी नहीं है, 50 ही मैं कहूंगा कि महत्वपूर्ण है। 30 ऐसे हैं जो लिखे हुए हैं, जो आने की संभावना है, पर उतना आपको परेशान नहीं होना है। तो उसके बारे में दोस्त हम चर्चा करेंगे। पंचायत राज का वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा 31 तारीख को, और 1 तारीख को आपको मिल जाएगा महत्वपूर्ण संशोधन वाला वीडियो। चलिए दोस्त, अब इस क्लास को हम खत्म करते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपके कमेंट्स देख लूं। थैंक यू। ओके, एनी डाउट्स गाइस? कोई डाउट है आपको तो प्लीज बताएं, आप प्लीज बताइए। बिल्कुल गब्बर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू। सिटीजनशिप पर मनवी जी काफ़ी अच्छे वीडियोस आ चुके हैं 2-4 लोगों के। जैसे कि आई वुड से कि एक हमारे ही अनअकैडमी पर एक टीचर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, उन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसके अलावा 1-2 चैनल्स और हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाए हुए हैं। ओके, सो उनके वीडियोस भी आप जाकर के देख सकते हैं। दे हैव मेड गुड वीडियोस। अभी थोड़ा सा मैं टाइम निकालता हूँ, अगर हो जाएगा तो आई विल ट्राई। ओके, थैंक यू। सीसेट से रश्मित जी जो वीडियो बनाए हैं वो सन्मति सर ने बनाए हुए हैं, तो आप प्लीज़ उनके वीडियो एक बार जाकर के देख लीजिए। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि सीसेट के लिए आप लास्ट ईयर के पेपर लगा लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट। नहीं, अगर आपके पास तुषार जी यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन है, देन आप यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन से बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेकिन एमपी के अगर सब्जेक्ट्स आपको कवर करना है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ओके, तो वो भी ऐसा नहीं है, अगर आपके पास यूपीएससी है तो बहुत सारे सब्जेक्ट तो आपके वहाँ कवर हो ही जाएंगे। सिर्फ आपका एमपी कवर नहीं होगा, तो एमपी के लिए आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना। और एक काम करना कि ज़्यादा बड़ा मत लेना, एमपी आप 1-2 महीने में कवर कर लोगे, तो 2-3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर के खत्म कर देना एमपी। थैंक यू। वर्ल्ड ज्योग्राफी दीपेश जी कल 29 है, कल से स्टार्ट हो जाएगा जी, कल से वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। धर्म जी, आई डोंट थिंक सो कि पीएससी की जो अब तक की हिस्ट्री रही है, डेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम है और शायद नहीं बढ़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो ये मेरा मानना है, बाकी चांसेस बहुत कम है बढ़ने के। कोई बात नहीं माही जी, आप प्लीज देख लीजिएगा क्लास को। किसकी स्थापना, निकिता जी प्लीज बताएं, किसकी स्थापना 1946 में हुई थी, प्लीज एक बार बता दीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास कल से होगी। COP21 जो है पेरिस में हुआ था, पेरिस में। थैंक यू। हाँ, तक्षशिला की बुक एमपी करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू। देखिए मीना जी, जो रूल बुक वाले क्वेश्चन है तो उसमें ऐसा है कि बहुत, एक तो रूल बुक में एक तो 2015 में भी नियम आए हुए हैं, 1995 में भी कुछ रूल्स आए हुए हैं, तो उनको पढ़ना और याद कर पाना आसान नहीं है। और वहां से जो प्रश्न आए हैं वो 1 या 2 आए हैं, तो अब पढ़ सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे। पर कल मैं एक बहुत अच्छा वीडियो देख रहा था, रोमन सर का मैं वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो आपके पास सिलेबस होता है ना एमपीपीएससी का, तो उसका 90% सिलेबस आप कवर कर सकते हैं 1 साल में। 90%, इस बात सुनना, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, मतलब हाईली इंप्रेस्ड। कल उन्होंने कहा कि आप 90% जो सिलेबस है वो 1 साल में आप कवर कर सकते हैं, पर जो बचा हुआ 10% सिलेबस है ना, उसको पूरा करने में आपको 2 साल का समय लग जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं, समटाइम्स यू हैव टू लीव द थिंग्स। ओके, तो दैट इज इट। एनवायरमेंट टॉपिक, अखिल जी, आई एम नॉट अलाउड टू मेक वीडियोज ऑन एनवायरमेंट, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अजय सर के वीडियोस प्लीज देख लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको बता ही दिया है, कल होगा। कंप्यूटर की क्लास, इंडेक्स मैंने पढ़ा दिए हैं, इंडेक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, पुराने वीडियोज में आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स भी अंकित जी मैं बना चुका हूं एक वीडियो एमपी करंट अफेयर्स पर, बाकी आपको साइलेंसर पढ़ाएंगे अब। ओके श्योर। दीपेश जी किसका टाइम पूछ रहे हैं? ज्योति जी, मेरी क्लास का टाइमिंग अभी थोड़ा फिक्स नहीं हो पा रहा है, पर एज आई फिक्स द टाइमिंग तो बता दूंगा।
वैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि रात में शिफ्ट कर दें अपन क्लास। अच्छे बताओ रात में कितने लोग लाइव ले सकते हो? जैसे रात में हम 1 बजे या 2 बजे क्लास रखें तो एक बार मुझे जस्ट बता दो कि रात में अगर 1-2 बजे हम क्लास करते हैं 2 घंटे की, तो कितना टाइम रह सकते हैं? प्लस पे सारी क्लासेस है, प्लस पर मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो उसके लिए भी आप कोड यूज कर सकते हैं SG लाइव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कर लेंगे ना आप लोग? नहीं मैंने निर्मल जी मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने करा दिए हैं। जनगणना और जनजातियां मेरा टॉपिक बचा हुआ है, तो वो 2 टॉपिक मैं आपको और कराऊंगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं इतने टॉपिक कवर कराऊंगा, और उसके अलावा उसमें मैं इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐड कर रहा हूं, तो वो मैंने पूरे करा दिए हैं यार। ओके, थैंक यू। नेशनल हाईवे पर आई वुड ट्राई, अगर पॉसिबल होगा तो आई वुड मेक द वीडियो। नॉट श्योर बट आई विल मेक द वीडियो। ओके, थैंक यू। नेशनल हाईवे पर आई विल ट्राई। यस क्लास इज एंड नाउ। ठीक है, यस वो तो यूट्यूब पर ही होगी। ओके, चलिए दोस्त, तो फिर अपन चलते हैं। अब एक्ट की क्लास मैंने कर दी है, एक्ट मैंने सारे पढ़ा दिए दीक्षा जी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास रहेगी 1 बजे से, दोपहर में 1 बजे ही ये क्लास रहेगी। और एक मैं सोच रहा हूं कि रात में एक क्लास लेकर के आऊं 1 बजे के आसपास, और वहां पर 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास एक क्लास लेकर के आएंगे, और वहां हम कुछ और बातों की चर्चा करेंगे, मिसलेनियस टॉपिक की। ओके, 11 से 12 अंशु जी मेरा एक क्लास होता है अनअकैडमी प्लस पर, तो मुझे वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं वहां पर बिजी हूं अभी। कंप्यूटर की क्लास लेकर आ रहा हूं मैं, कंप्यूटर तो नहीं लेकर के आ रहा हूं मैं, एक साइंस टेक का कंप्लीट क्लास लेकर के आ रहा हूं। ओके, मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम टारगेट आप 150 तो लेकर के चलिए एटलीस्ट। हाँ अभिषेक जी, मैं लिस्ट बना करके डाल दूंगा कि मैं कितने टॉपिक और कराऊंगा। श्योर, अच्छा क्वेश्चन मैं बना के डाल दूंगा। हाँ विशाल जी, इस पे हम बात कर सकते हैं, अच्छा टॉपिक है। चलिए तो दोस्त, यहाँ पर हम वीडियो को खत्म करेंगे, और आप लोग का जो भी सजेशन है टॉपिक का बता दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आई विश कि आपको ये दोनों वीडियोस पसंद आए होंगे। अगला वीडियो हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर लेकर के आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर लेकर के आ रहे हैं। उस वीडियो को भी हम ऐसे ही बनाएंगे, कॉमेंट्स पर जनरल ऐसे ही बनाना है, ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम कवर करेंगे। देन हम बात कर लेंगे साइंस टेक के वीडियो की, हम बात कर लेंगे जनगणना वाले वीडियो की, जनजातियों वाले वीडियो की। तो जितने वीडियोस पॉसिबल हो पाएंगे आई विल मेक कि आपकी हेल्प हो जाए एग्जामिनेशन में। तो दोस्त, इसी के साथ आप प्लीज अगर प्लस पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लें तो रिमेंबर माय कोड इज SG लाइव, शुभम गुप्ता लाइव कोड यूज कर लें, और 6300 में आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और उसके थ्रू आप प्रीलिम्स और मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आने वाले समय में वहां पर मेरा मेंस के लिए कोर्स स्टार्ट हो रहा है, MPSI के लिए भी कोर्स वहां पर स्टार्ट हो रहा है, सो यू कैन कम एंड ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच। आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।